नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज हम बात करेंगे बिहार की 3 राजनीतिक जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। सबसे पहला जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला जिस तरह से खाली कराया गया, नया नोटिस भेजे जाने के बाद आरजेडी और सरकार आमने सामने आए। दूसरा जो विषय है हमारा, जिसमें रोहिणी आचार्य के जन्मदिन पर आरजेडी ऑफिस के बाहर जिस तरह से पोस्टर लगे, उसके बाद राजनीतिक वापसी की अटकलों को फिर से हवा दे दी गई। और तीसरा जो हमारा विषय है वो है विधान परिषद चुनाव 2026 से पहले जेडीयू में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन तेज हो गया है। निशांत कुमार से लेकर मनीष वर्मा तक कई नाम चर्चा में हैं। तो क्या बंगले का विवाद सिर्फ आवास का मामला है या पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। रोहिणी आचार्य की क्या जेडीयू में वापसी की तैयारी चल रही है, क्या उनको एमएलसी चुनाव लड़ाया जा सकता है, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। और जेडीयू में कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो एमएलसी चुनाव में जिनको नीतीश कुमार मौका दे सकते हैं, आइए सब कुछ हम विस्तार से समझते हैं। और हमारे साथ हैं इन सब विषयों पे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बारे में ही जिक्र कर लेते हैं। 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास उनसे खाली कराया गया है। सम्राट सरकार ने फिर उन्हें नोटिस भेजा है, जिसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि सियासत तेज है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसे विपक्ष को निशाना बनाने की राजनीति बताते हुए सवाल उठाया कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को आवास मिला तो लालू यादव को क्यों नहीं। उसके अलावा हमने लेसी सिंह का भी बयान सुना, कहा कि कानून सबके लिए समान है और राबड़ी देवी को हर हाल में बंगला खाली करना होगा। सरकार ने उन्हें 39 होर्डिंग रोड आवास आवंटित किया है। इस बीच सुधाकर सिंह और तेज प्रताप यादव का भी सरकार पर हमला आया है, जबकि आरजेडी के भीतर बंगला स्वीकार करने और न करने को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। क्या कहना है आपका और किस तरह से आप इस पूरे विवाद को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक राबड़ी देवी के बंगला खाली कराने की बात चल रही है, और ये बात आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे इस चुनाव के बाद 26 में, तभी नोटिस जारी हुआ था पीडब्ल्यूडी भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि ये आपको खाली करना होगा। मगर उस समय भी इसी तरह का शोर हुआ था कि राबड़ी देवी के साथ एक नाइंसाफी हो रही है और पॉलिटिकल राइवलरी की बात चली। 3 बार लोग गए मगर खाली नहीं हुआ। मगर एक चीज हुआ था उसमें कि कुछ सामानों की शिफ्टिंग हुई थी और वो शिफ्टिंग हुई थी उनके अपने निजी मकान में जो लालू यादव बना रहे हैं वहां हुई थी। तो लोगों को लगा था कि ये मामला राबड़ी देवी मान चुके हैं कि उन्हें जाना है। वैसे उन्हें 39 स्ट्रैंड रोड जो मिला वो प्रतिपक्ष की नेता विधान परिषद के हैसियत से मिल गया था। वो भी बड़ा बंगला था, छोटा बंगला नहीं था। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस मामले को ठंडे बटने में डाल दिया। अब सम्राट चौधरी जब आए मुख्यमंत्री बनके, तब उन्होंने एक एक्शन लिया कि भाई इसे खाली कीजिए। देखिए, इसमें बहुत चीजें जाननी चाहिए कि एक तो है कि पॉलिटिकल राइवलरी दिखती, दूसरी बात कि अगर आप लॉ में जाइए, नियम में जाइए, तो नियम ये कहता है कि वो क्वार्टर अब डिप्टी सीएम एक्स सीएम के का रहा नहीं, वो मंत्री पूल में आ गया। अब पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए, इस पर बहुत ही लंबी लड़ाई हुई थी। आपको याद होगा 1 अगस्त 16 में पटना हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि एक्स सीएम के लिए आजीवन आवास का कोई प्रावधान नहीं है। उसी के बाद 2019 सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और 1910 में इस मामले में विधानसभा में संशोधन हुआ था कि हाँ, एक्स सीएम को क्वार्टर मिल सकता है। उसको निरस्त करते हुए कहा था कि भाई ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मसला कानून के तरफ भी जाता है और इसी का फायदा एनडीए उठाई
और उन्होंने कहा कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा और ऑब्वियसली वो घर खाली कर देना चाहिए उनको, क्योंकि वो अब एक्स सीएम का पूर्व में नहीं है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था, इलाहाबाद का हाई कोर्ट का ऑर्डर तो यूपी में लागू होगा, मगर इसी तरह का मामला था। तो कहीं ना कहीं कानून अगर जो कहता है उस कानून के तहत राबड़ी देवी को छोड़ना पड़ेगा उस क्वार्टर को। और जहां तक रहा रेगुलरी, तो जब 2000, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जब 1 अगस्त 16 में पटना हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो विधानसभा में संशोधन था उसको रद्द कर दिया था, तो आज तक फिर राबड़ी देवी के घर को खाली करने का 16 से लेके और 25 तक आपने कोई प्रयास क्यों नहीं किया था? सरकार आपकी थी उस समय, लालू और नीतीश की भी सरकार थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखता है कि हम, और ये जो उनका क्वार्टर है वो क्वार्टर एक बहुत ही जीआईपी जोन में है। उनके ठीक सामने में एक अन्य मार्ग है, मुख्यमंत्री का आवास, ठीक बगल में 7 सर्कुलर रोड है जिसमें नीतीश कुमार रहते हैं और भी मंत्री रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक काम किया कि नहीं, वहां रहना ठीक नहीं। और चूंकि वो घर लालू प्रसाद यादव का और राबड़ी देवी का पावर सेंटर था, लोग जानते थे कि वहीं से सारे नियम, सारे फैसले लिए जाते हैं और वहां से पार्टी का संचालन भी होता है। तो कहीं ना कहीं एक पावर सेंटर है। आपको याद होगा रामविलास पासवान का जो जनपद का घर था वो लगातार उनके साथ था, वो भी उनका पावर सेंटर था। वो भी केंद्र सरकार ने उन्हें उस चीज को हटाया था, उनको खाली करवाया था। तो कहीं ना कहीं नियम से परे कोई नहीं है, मगर हाँ ये दिखता है कि ये नीतीश कुमार ने लगातार चीफ मिनिस्टर रहे, तो ये क्यों नहीं इसको खाली कराया आज तक, जबकि ये डिसीजन 19 में हो चुका है। तो ये सारे सवालात के बीच ये मामला बड़ा रोचक है। और जिस तरह राबड़ी देवी ने कहा कि फौज को बुला के खाली करा दीजिए, तो ये भी मुझे लगता है कि कानून सम्मत नहीं है। और मुझे लगता है कि 15 दिनों का समय दिया गया है और लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में है, तेजस्वी यादव भी बाहर हैं, तो आने के बाद इस पर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है और मुझे लगता है कि खाली होगा। देखिए एक घर की एक खासियत में बताऊं, जब 2005 में इनकी सत्ता चली गई, जब नीतीश कुमार का एरा शुरू हुआ तब ये क्वार्टर मिला और उसके बाद आपने देखा इस क्वार्टर से सिंगल मेजोरिटी आरजेडी को कभी नहीं आया। जब भी चुनाव, आपने 2010 का चुनाव देखा, 22 सीटों पर सिमट गई थी आरजेडी। उसके बाद जब वो 15 में नीतीश कुमार के साथ लड़े तो फिर सरकार बनाए, फिर बीच में आपने देखा कि किस तरह से लड़ाई हुई। और मुझे ये लगता है कि लालू यादव के लिए बहुत सारे केस मुकदमे जितने भी हैं सब इसी घर में लगातार बढ़ते चले गए। तो ये घर उनके लिए बहुत ही नहीं था। इसी घर से रोहिणी आचार्य रोकर निकली, इसी घर से ऐश्वर्या उनकी बहू रोकर निकली, तेज प्रताप यादव भी बाहर हुए। तो कहीं न कहीं ये घर तो बहुत उनके लिए क्या कहते हैं कि बहुत शुभ नहीं दिखता है। मगर हाँ एक जिद है कि हम यहाँ हैं तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ पॉलिटिकल राइवलरी के मुताबिक हम लोग को तंग किया जा रहा है। ठीक है, वो भी एक पक्ष है। मैं ये कह रहा हूं कि 19 के बाद 16 में हाई कोर्ट का निर्णय, 19 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसके बाद उस जो आप लोगों ने विधानसभा में संशोधन किया था उसमें कि नहीं उसको निरस्त कर दिया, तो फिर किस बात का डेट की डेट थी, आपने नोटिस उसमें क्यों नहीं दिया? और आज राबड़ी देवी को ये सोचना होगा कि हाँ अब ये घर हमारे पुल का नहीं है। और अब देखिए जिनको मिला है वो है डेयरी पशुपालन मंत्री नंद किशोर राम। उन्होंने एक नया एंगल दिया कि मैं दलित हूँ इसीलिए राबड़ी देवी हमें घर में प्रवेश करने नहीं देना चाहती। तमाम बातों को लेकर रोचकता बढ़ी है। और मुझे लगता है कल जब पुलिस की टीम आई थी और टीम ने अंदर जाकर बात की, एसडीओ भी थे, भवन निर्माण के अधिकारी भी थे, तो उसने ये 15 दिन का उनको समय देकर, चूंकि वो भी विभाग ने भी माना कि लालू यादव नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है। तेजस्वी यादव को तो खुद एक बंगला मिला, तो तेजस्वी यादव को भी एक बंगला मिला, राबड़ी देवी को 39 स्टैंड मिला। इट इज टू, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, मगर हाँ इसमें दोनों चीज दिखता है
एक कानून और एक पॉलिटिकल रेगुलेटर। बिल्कुल। जिस तरह से आपने एक तो भूमिका बना दी है अगले सवाल की, रोहिणी आचार्य के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आरजेडी ऑफिस के बाहर उनका पोस्टर लगा देखा, उनका जन्मदिन मना, वहाँ पे सिंगापुर में गए हैं लालू यादव। इसके बाद पोस्टर जब लगा तो राजनीतिक वापसी की चर्चा पोस्टर्स ने छेड़ दी। एक तरफ जिस तरह से सिंगापुर में पिता लालू यादव के साथ वो जन्मदिन मनाते हुए रोहिणी ने एक भावुक वीडियो साझा किया, दूसरी तरफ विधानसभा जिस तरह से चुनाव के बाद परिवार और पार्टी लीडरशिप पर लगाए गए उनके आरोप अभी भी चर्चा में हैं। लालू यादव फिलहाल सिंगापुर में रोहिणी के साथ समय बिता रहे हैं, जिससे रिश्तों में नरमी के संकेत माने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या लालू यादव बेटी को मनाकर फिर सक्रिय राजनीति में लाएंगे, या एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि जिस तरह से राबड़ी देवी चाहती हैं कि तेज प्रताप यादव एमएलसी चुनाव लड़े और लालू यादव चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़े, तो क्या आरजेडी उन्हें विधान परिषद भेजकर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करवा सकती है? देखिए, ये अभी बहुत बहुत अर्ली है और ये चर्चा चली है, और मुझे लगता है कि इस चर्चा में अभी फिलहाल कोई बहुत दम नहीं। होता क्या है कि अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव के बेटे की पार्टी गाजियाबाद में हुई और जहां लोगों ने वहां शिरकत की, बहुत अच्छी संख्या में उनके पार्टी के लोगों ने शिरकत की, और 25 विधायक में कितने विधायक आए वो नहीं हम कह सकते, वो क्लियर नहीं हुआ, मगर एक विधायक तो नहीं आया जिसने राज्यसभा में इन्हें धोखा दिया था। राज्यसभा में वो उनको वोट नहीं देकर पूरे समीकरण को खराब किया था। उसी दिन वो सम्राट चौधरी से मिल रहे थे और उन्हें बुके दे रहे थे, तो वो एक अलग असर है। उन्होंने बुलाया था तमाम विपक्षी दलों के, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और तमाम लोगों को उन्होंने न्योता दिया था, मगर कोई नहीं आया, तो पॉलिटिकली वो फेल कर गया। मगर फैमिली में जिस तरह का दिखा, वो लगा कि बहुत दिनों के बाद लालू यादव हंस रहे हैं और खुश हैं, और उनके चेहरे पर एक अलग प्रसन्नता दिख रही है। तेज प्रताप भी आ गए। तेज प्रताप ने भी देखा अपने भतीजे को किस तरह गले लगाया, और जो माहौल दिखा उससे लगा कि लालू परिवार ने डैमेज कंट्रोल करना चाह रही है, जो ये डैमेज उनको परेशान किया था चुनाव में। तो ये सारी चीजें वहां दिखी हैं। उसी बीच जब चर्चा हुई, आपने कहा कि राबड़ी चाहती हैं कि तेज प्रताप एमएलसी, मगर इसकी अंदर की खबर है कि तेज प्रताप ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आरएलडी जो उनकी पार्टी है उसमें अगर उससे अगर आप भेजना चाहते हैं तो आई एम रेडी, वो रिफ्यूज कर गया। और रहा रोहिणी आचार्य, जिसने परिवार से संबंध तोड़ दिया, जिसने भाई को कहा कि उनके चलते मैं घर से निकली हूँ, थप्पड़ की बात चली, ये बहुत तमाम बातें चलने के बाद जब रोहिणी यादव से मिलने, जब लालू सिंगापुर हेल्थ इश्यूज को लेकर गए, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे भगवान आ गए हैं, और उनके लिए क्या क्या नहीं लालू लेकर गए थे। फुटेज दिख रहा था, लीची से, आम से, बहुत सारे मिठाइयों से भरा हुआ ट्रॉली उनके लिए लेकर गए। और मुझे लगता है कि लालू यादव और रोहिणी यादव को मनाएंगे, मगर रोहिणी यादव मनाएंगे, क्या तेजस्वी मानेंगे? क्या तेजस्वी के लोग मानेंगे कि रोहिणी फिर आ जाए मेरे साथ और फिर वो पुरानी सिकवे गिले को मैं भूल जाऊं? ये सारी बातें हैं आरजेडी के लिए एक परेशानी का सबब है। एक सीट है और 25 विधायक है, जिसमें एक विधायक मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ है अभी। बाकी अगर वो सपोर्ट लेते हैं लेफ्ट पार्टी का, और वो सपोर्ट लेते हैं बहुजन समाज पार्टी का, एआईएम का, क्या एआईएम भी अपना उम्मीदवार भेजना चाहेगा? तो कहीं ना कहीं एक समझौता जरूर हुआ था उस समय जब राज्यसभा का चुनाव का मामला बना था कि एआईएम को एक एमएलसी सीट आरजेडी अपने कोटे से देगी। ये तमाम बातें अभी अंदर चल रही है, मगर जहां तक रोहिणी की बात है, जो देखना होगा, अभी मुझे नहीं लगता कि रोहिणी आचार्य एमएलसी बनाई जाएंगी, और या बनाई जा सकती है अगर लालू चाहते हैं। क्या तेजस्वी मान जाएंगे? तमाम बातों को लेकर अभी हम ये इस पर कोई निष्कर्ष पे नहीं आ सकते। ये जरूर कह सकते हैं कि लालू परिवार में डैमेज कंट्रोल करना लालू ने शुरू किया है। लालू प्रसाद की पहल है कि सब बाल बच्चे फिर एक हो जाए, जिसको जो जिस परिवारवाद के नाम से ये परिवार जाना जाता था, वो फिर परिवार एक हो जाए। तो ये चीज अभी
आपने कहा कि उनका जन्मदिन मनाया गया, पार्टी कार्यालय में पोस्टर लगी है और उनके जन्मदिन को लोग मना रहे हैं और उनके जन्मदिन मनाने के लिए उनके पिता गए हैं वहाँ, तो ये भी एक अलग बात चलती है। तो आने दीजिए, अभी तो समय अब है नहीं, क्योंकि 1 जून से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा हम्म। और 18 जून को चुनाव है। उसमें आरजेडी अपना क्या पत्ता खोलती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुनील सिंह भी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका सीट खाली हुआ है। तो वो उम्मीदवार ऐसे हैं कि वो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। काबिल यादव राखी नहीं बनवाने आते हैं, मगर हर राखी में सुनील सिंह आकर उनसे राखी बंधवाते हैं। तो अभी आरजेडी को पारिवारिक एकता की पहल करनी उन्होंने कर दी है, वो देखना है कितने सफल होते हैं लालू और राबड़ी। क्या उसमें तेजस्वी यादव खुश होते हैं या उनकी सहमति होती है, बड़े तार है उसमें, उस तार को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि एक सीट आरजेडी की कंफर्म मानी जा रही है, विपक्ष की कंफर्म मानी जा रही है, उसके बाद आगे की सीट पे जो भी चर्चा है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान भी एआईएमआईएम ने समर्थन इसी शर्त पे दिया था। हालांकि एक इंटरप्रिटेशन ये भी आ रहा है कि अगर लालू परिवार के एक सदस्य को एमएलसी से उतर जाते हैं, एमएलसी चुनाव में लड़ते हैं, तो एआईएमआईएम हो सकता है कि शांत हो जाए, अपनी सीट को लेकर डिमांड इस तरह से एक्सप्लिसिटली ना करे। खैर, जेडीयू की भी चर्चा हो रही है, जेडीयू के उम्मीदवारों की भी चर्चा हो रही है, इस पर भी मंथन तेज हो गया है। सबसे चर्चित जो नाम है अभी स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है, जिन्हें मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा, इसलिए उनका एमएलसी बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व आईएएस और नीतीश कुमार के करीबी मनीष वर्मा भी मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह और ललन मंडल का भी नाम चर्चा में है। इसी बीच नीतीश कुमार ने विजय कुमार चौधरी, संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जेडीयू किसे मौका देगी या क्या कोई बड़ा राजनीतिक सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है? देखिए, जहां तक एमएलसी का चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड की बात है, देखिए चुनाव से पहले जब तक पीला लिफाफा नहीं मिल जाए लोगों को, तब तक ये कह नहीं सकते हैं कि कौन चुनाव में किसको उम्मीदवार बना। ये पीला लिफाफा आता है जिसमें होता है कि आपको उम्मीदवार बनाया गया, आप फलाने तारीख को नॉमिनेशन करें, पार्टी का आता है। मगर जिस तरह से नामों की चर्चा है, देखिए 9 एमएलसी का टर्म खत्म हुआ, जिसमें एक उपचुनाव होगा नीतीश कुमार का 6 साल का, 6 साल वाली सीट। और उस चुनाव में नीतीश कुमार का जो सीट है उसको लेकर बहुत चर्चा चली है, बहुत तरह की चर्चा चली है कि वो आएंगे, उनको ले जाएंगे, निशांत को हरनौत से चुनाव लड़ाएंगे, हरनौत के विधायक को त्यागपत्र दिलवा कर वहां से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार निशांत चाहते हैं कि हम पब्लिक के द्वारा चुन कर जाए, हम नॉमिनेटेड न हो। तो ये बहुत सारी बातें हवा में तैरती है और तैरती रहेगी। जहाँ तक हरनौत के एमएलए का मसला है, वो संभवतः वो नहीं छोड़ना चाहते हैं उसको। उस परिस्थिति में तब तो निशांत कुमार को 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं दिखता है इस चुनाव की सूरत बाद कि वो चुनाव में वो किसी सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो 9 और +1 का चुनाव है। मगर हाँ, निशांत कुमार का नाम अभी 1 नंबर पर है, दीपक प्रकाश का नाम 1 नंबर पर है। ये 2 ऐसे चेहरे हैं पॉलिटिकल बड़े नेता के, इन दोनों का जाना लगभग तय है। और मनीष वर्मा की भी बात चल रही है। मनीष वर्मा को इसलिए लाना चाहते हैं कि मनीष वर्मा बहुत दिनों से नौकरी छोड़कर, आईएएस की नौकरी छोड़कर संगठन को मजबूत करने में, चाहे वो लगातार उनके साथ है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खास लोगों में है, पारिवारिक संबंध है। तो ये सब को लेकर मनीष वर्मा, मगर नाम बहुत आते हैं। लेकिन निशांत का तो नाम मैं मान रहा हूं कि अब हरनौत वाला मामला जब तक अब नहीं सुलझेगा तो उनको एमएलसी बनना ही होगा और सदन की सदस्यता लेनी ही होगी। दूसरा नाम आ रहा है ललन मंडल का, तीसरा नाम आ रहा है राजीव कुमार सिंह का, और एक सहनी के कोटे से ये आ रहा है, मैं ये कंफर्म नहीं कर। उसके अलावा भी नाम चल रहा है, बिल्कुल चंद्रवंशी, हर्षवर्धन सिंह,
हरिंदर सिंह, गुलाम रसूल वलियानी, ये सबों का नाम चल रहा है। इसमें कुछ नाम सीरियस है। निशांत को अगर माइनस करे कि निशांत तो अपना नीतीश कुमार के 6 साल वाले सीट पर जाएंगे ही जाएंगे, अब जाएंगे। मैं लगता है कि अब उसमें इफ और बट नहीं है। जब नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाने के लिए राजी हो गए, तो फिर एमएलसी बनाने में क्या दिक्कत है? तो वो एमएलसी बना देंगे कि भाई अब आप जाएं और आराम से सदन के सदस्य हो। तो इतने नाम चल रहे हैं। टर्म जिनके समाप्त हुए हैं, गुलाम गौस, विष्णु साहनी, कुमुद वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, इन लोगों का टर्म खत्म। और 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 जिस तरह से नामों की अटकलबाजियां हो रही हैं, तो हमें लगता है कि हम सबको बचना चाहिए कि ऐसे नामों को हम ऐसे ना करें कि फिर बाद में लगे कि आपने गलत नाम दे दिया। नाम की फहरिस्त है, मगर मैंने एक ही लाइन कहा, जिसे पीला लिफाफा मिलेगा वो जाएगा विधान परिषद में। और अभी पीला लिफाफा निशांत को मिल गया है, जहां तक अभी हाथ में नहीं आया, मगर वो तैयार है। निशांत, दीपक प्रकाश और और एक है अ, ये उनके भांजे, चिराग पासवान के भांजे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। इस तरह से जेडीयू 4, बीजेपी 3, एलजेपी 1 और आरएलएम 1। बीजेपी में भी नाम चल रहा है बहुत। संजय मयूख का चल रहा है, अजीत शर्मा का चल रहा है, अरविंद शर्मा का चल रहा है, दो महिलाओं का चल रहा है। मगर अभी जिनकी बैठक, अभी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार हुआ है, जब तक केंद्रीय समिति इसे अंतिम रूप नहीं दे देगी, तब तक अभी। मगर हाँ, संजय मयूख के साथ एक बात है कि अगर वो बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी चर्चा है, क्योंकि बांकीपुर चुनाव रोचक होता जा रहा है। भले प्रशांत किशोर का परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बात छेड़ दी है, तो अब बीजेपी को भी लगता है कि कोई बहुत हाई हिटर उम्मीदवार आया जाए। वैसे संजय मयूख उसी जात से आते हैं जिस जात की संख्या वहां बहुत ज्यादा है। और संजय मयूख चूंकि केंद्रीय नेतृत्व के बड़े करीब माने जाते हैं, और खासकर अमित शाह के, तो 2 बार वो एमएलसी हो गए हैं, तीसरी बार भी हो जाएंगे, क्योंकि सुशील मोदी 3 बार एमएलसी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही है। और बीजेपी से 70 नाम हवा में, 70 नाम, जिससे पूछो वो बोल रहा है कि हमारा नाम चल रहा है, देखिए क्या होता है। जिससे पूछो, जो भी वो क्रम से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात है। और जीतन राम मांझी ने भी चला है, मुझे एक सीट दो। तो ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का मसला क्या होगा मैं नहीं जान सकता, मगर तब तक केंद्रीय समिति वहां से संजय मयूख को या तो एमएलसी या बांकीपुर, वो खाली नहीं जाने देंगे उसको दो में। तो चर्चा संजय मयूख की भी हो रही है कि एमएलसी बन जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जब तक पीला लिफाफा नहीं मिलता है तब तक कभी कहना मुश्किल है। नामों की चर्चा तो लगातार चलते रहेगी जब तक नामांकन नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।